2022 में मेरा एसएससी जेईई में नहीं हुआ, जब मुझे थोड़ा-सा डिमोटिवेशन तो हुआ था, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ, मैम एक्चुअली मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए ही जॉइन किया था बेसिकली। हाँ। मैंने फिर सीबीटी 2 लिया तो जस्ट 20 दिन बचे थे और ये ओके। कोर्स बहुत पहले से चल रहा था। तो हाँ। मैंने सारे लेक्चर मतलब जो उसके अंदर ऑडियो मतलब रिकॉर्डेड बेस है, मैंने वो सारे उसी के अंदर 2x स्पीड में देखे हैं और ओके। उन्हें अपनी कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर सारी चीज़ें नोट करके मैंने 1 दिन के अंदर 4-4 लेक्चर देखे और फिर रिवीजन किया। ऑलमोस्ट यानी 8 घंटे के मैंने लेक्चर देखे और 2-3 घंटे मैंने रिवीजन किया है। तो अगर मैं पहले ले लेता तो और ज़्यादा मेरी अच्छी रैंक आ सकती थी। तो हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ है मोहम्मद अज़ाम, जिन्होंने अभी एसएससी जेईई क्रैक किया है। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, आपकी रैंक, आपका डिपार्टमेंट और कैसा लग रहा है आपको एग्जाम क्रैक करके। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और मैं इस बार सीडब्ल्यूसी में 770 रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ हूँ एसएससी जेईई 2023 के अंदर। मैम बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं थैंक कहना चाहूँगा सिमरन मैम को, लामिया मैम को और भी पीडब्ल्यू टीम को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया पूरी इस जर्नी के अंदर। मैंने सीबीटी 2 का क्रैश कोर्स लिया था पीडब्ल्यू से, जिससे मेरे रिवीजन में काफ़ी हेल्प हुई। अच्छा, तो अभी आपने बताया बहुत टाइम से मैं तैयारी कर रहा था, तो उसके बारे में बताइए, मतलब आपकी जर्नी कैसी रही? आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो? और अच्छा, मैम मैंने डिप्लोमा किया था पूसा से 2017 के अंदर। उसके बाद मैंने 1 साल काम किया था कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर। उसके बाद मैंने जस्ट फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैंने बीटेक करने की वजह से, क्योंकि मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया था, मैं पूरा फ़ोकस मतलब खो बैठा था अपना। मतलब बीटेक के अंदर ही मेरा मेन फ़ोकस हो गया था, इसलिए मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाया था किसी वजह से। फिर मैं बीटेक में फ़ोकस करता रहा और साथ में प्रिपरेशन करता रहा लाइब्रेरी में बैठ के। और उसके बाद मैंने वापसी जब मेरी बीटेक एकदम जब लॉकडाउन हो गया था, बीटेक का मैं आई थिंक 3rd ईयर में था, हाँ, 3rd ईयर में था, तो उसमें मैंने 2020 में भी प्री दिया था, मेरा उसमें भी प्री क्वालिफाइड हो गया था। मेंस नहीं हो पाया था किसी वजह से। फिर मैंने 2022 वाला भी दिया, उसमें मैं जस्ट 3 मार्क्स से रह गया था बीआरओ में। उसके बाद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर में भी मैं 3 मार्क्स से रह गया था और फिर उसके बाद मेरा डीएसएसबी प्री क्वालिफाइड था। इस बार डीएसएसबी में भी मेरे होने के चांसेस है, यूपी ट्रिपल एससी जेईई में भी होने के चांसेस है। मतलब पिछले 3-4 एग्ज़ाम जो हुए उसमें मैं जस्ट एकदम पास में जाके आ गया और ये 23 वाले में मेरे अच्छी रैंक के साथ मेरा इस बार हो गया है। बहुत बढ़िया। आज़म, आप कहाँ से हो? आपके माता-पिता क्या करते हैं? जी, मैम मैं दिल्ली से ही हूँ प्रॉपर और मेरे पापा प्राइवेट जॉब में हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड पर है, उधर की साइड है मेरे पापा की प्राइवेट जॉब, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। बहुत बढ़िया। अच्छा आज़म, जैसे कि आपने बताया आप कई सारे एग्ज़ाम में 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से रह गए। तो ये जो पूरी आपकी जर्नी रही इसमें आपने क्या-क्या कठिनाइयाँ फेस करी और स्पेशली अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? क्योंकि जनरली जब 1-2 एग्ज़ाम में ऐसा होता है जी। ना कि 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से रह जाओ तो काफ़ी डीमोटिवेशन आता है जिसकी वज़ह से स्टूडेंट प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। वो क्या रीज़न्स थे जिसने आपको आपके जो गोल है उसकी तरफ अलाइन रखा और फाइनली आज आपने सिलेक्शन ले लिया? हाँ, एक्चुअली में मैम मेरा शुरू से ही फ़ोकस एसएससी जेईई था। मैंने कभी भी दूसरे एग्ज़ाम को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी एसएससी जेईई के अलावा। जैसे डीएसएसबी, जेईई भी मैंने इसीलिए दिया क्योंकि उस टाइम पे एसएससी जेईई में काफ़ी टाइम था। इसी वजह से जैसे इस बार पिछली 2022 में मेरा एसएससी जेईई में नहीं हुआ, जब मुझे थोड़ा-सा डिमोटिवेशन तो हुआ था, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चेकिंग भी अच्छी नहीं हुई थी और मेरी चेकिंग में थोड़ा-सा ज़्यादा ही खराब चेकिंग की थी। उन्होंने मार्क्स वगैरह नहीं दिए थे। उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से की थी। बल्कि ये कह सकते हैं कि पिछली बार मैंने ज़्यादा फ़ोर्स लगाया था इस बार से। लेकिन बस इस बार मेरा रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया था क्योंकि मैंने पीडब्ल्यू का एक्चुअली में मैं पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए आया था। जब मैंने देखा कि सीबीटी 2 का क्रैश कोर्स भी बहुत कम रेट पे है, तो मैंने जॉइन कर लिया। फिर मैंने सबसे पहले सिमरन मैम की लेक्चर्स सुने, तो मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल लगे
क्योंकि उसमें रिवीजन ही हो रहा था और मैं जो जब भी लैग करता था वो रिवीजन में ही लैग करता था, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे बट मेरे से कभी भी अपना सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। अभी भी आप ये समझ लीजिए कि मेरे से पूरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब मुझे आती सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने में मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही थी, जो कि फिर पीडब्ल्यू में मेन-मेन चीज़ें जल्दी से कवर करके वो सारा मैंने जल्दी कवर कर लिया। सो मोहम्मद आज़म एक जी। क्वेश्चन आपके लिए और है कि जैसे आपने बताया कि हम सीबीटी 2 कोर्सेज़ से जुड़े हुए थे, ठीक है? तो इंजीनियर्स वाला के जो कोर्सेज़ थे वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहे और आपने मतलब कै कितना एन्जॉय करके उन सारी चीज़ों को पढ़ा, थोड़ा-सा उसके बारे में भी बताइए? हाँ, मैम एक्चुअली मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए ही जॉइन किया था बेसिकली। ज हाँ, मैंने फिर सीबीटी 2 लिया तो जस्ट 20 दिन बचे थे और ये ओके, कोर्स बहुत पहले से चल रहा था। तो हाँ, मैंने सारे लेक्चर मतलब जो उसके अंदर ऑडियो हुँ, मतलब रिकॉर्डेड बैच थे, मैंने वो हुँ, सारे उसी के अंदर 2x स्पीड में देखे हैं और ओके, उन्हें अपनी कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर सारी चीज़ें नोट करके मैंने 1 दिन के अंदर 4-4 लेक्चर देखे और फिर रिवीजन किया है। हुँ, ऑलमोस्ट यानी 8 घंटे के मैंने लेक्चर देखे और 2-3 घंटे मैंने रिवीजन किया है। तो अगर मैं पहले ले लेता तो और ज़्यादा मेरी अच्छी रैंक आ सकती थी। ओके, और उसके बाद मैंने जैसे मेरा फ्री हो गया था तो मैंने उसके अंदर गेट की भी लेक्चर है फ्री में तो हुँ, मैंने फिर फ्री में गेट के लेक्चर जैसे एनवायरनमेंट का मैंने पूरे हुँ, लेक्चर देख लिए लगभग मोर देन 100 आवर के है वो मैंने लगभग पूरे देख लिए। उससे मेरे नोट्स में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी वो सारी मैंने खत्म कर ली और उसके बाद 1-2 लेक्चर मैंने देखे अभी गेट के। हुँ, बहुत बढ़िया। ये कह रहे थे कि आपने इस बार थोड़ी कम मेहनत की, लेकिन इस बार आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपकी रैंक आ जाएगी। मैं कह रही थी जो कभी मेहनत करते हैं ना, फ्यूचर में रिज़ल्ट हमें मिलता है, तो आपने वो मेहनत पहले की थी, थोड़ा एडिशन किया तो आपको इस बार रिज़ल्ट देखने को मिला। हाँ, जी, 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 जी। हाँ, मैम लास्ट एक्चुअली में ये होता है कि इन एग्ज़ामों में एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीएचडी नहीं करनी होती बेसिकली मतलब हुँ, यहाँ पे कोई एमटेक नहीं करने के लिए आए हैं। हुँ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अच्छा, आप मेरा क्या पिछली बार तो शेड्यूल हुँ, क्या शेड्यूल आप फ़ॉलो करते थे अपनी प्रिपरेशन कितने नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ते थे? जैसे अभी हमारे जो 2024 के स्टूडेंट हैं, वो भी नो डाउट प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने शेड्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सजेस्ट करिएगा अपने एग्ज़ाम्पल देते हुए कि उनको भी क्या करना चाहिए? कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि बेस्ट रिज़ल्ट कम मेहनत में वो जनरेट कर सकें? मैम मेरा 2-3 चीज़ें एकदम मतलब फिक्स थी कि मैं सुबह उठता था, नाश्ता-वाश्ता करके थोड़े बहुत टाइम वगैरह स्पेंड करके घरवालों के साथ मैं लाइब्रेरी चला जाता था और फिर वहाँ से 8 बजे ही आता था। हुँ, और 8 बजे आने के बाद मैं थोड़ा-सा टेस्ट वगैरह देख लेता था या फिर कोई क्वेश्चन्स वगैरह आए हैं, वो सब देख लेता था। लेकिन मेरा नॉर्मली 11 से 8 बजे तक की टाइमिंग मेरी पढ़ने की होती थी। ओके। और उसमें मैं हमेशा 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलता था। थोड़ी इससे ना मैनेज करने में आसानी रहती है, रिवीज़न करने में आसानी रहती है। हुँ, हुँ, और जैसे रिवीज़न के लिए क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लोग क्या करते हैं सिर्फ़ अपने नोट्स से रिवाइज़ हुँ, कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपका क्या कहना है? मतलब आपने हुँ। मतलब आपने कितने क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करे और कौन-कौन से क्वेश्चन्स को प्रैक्टिस करा? मैंने तो मतलब जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने उस टाइम पे एसएससी, जेईई के क्वेश्चन नहीं लगाए थे। मैं ईएसी के लगाता था। मैंने ईएसी की जो प्री और मेंस की बुक थी, वो ओके। परचेज़ कर ली थी। तो मैंने ईएसी के लगभग 80% फेज़ में ही लगा लिए थे। लेकिन वो क्या है फिर वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा था मैंने। इसी वज़ह से मैं पहले भी लैग कर पाता मतलब लैग कर जाता था, एग्ज़ाम में रिज़ल्ट नहीं आ पाता था, वो इसी वज़ह से। फिर मैंने एसएससी, जेईई पे फ़ोकस किया, उसके प्रीवियस ईयर परचेज़ किए हैं, फिर मैंने वो सब लगाए हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है क्योंकि एसएससी, जेईई में बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ पे हुँ, थोड़ी-सी एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है। हुँ, और एक्यूरेसी के लिए मैंने अपने आप को मतलब जो टेस्ट दिए थे उन्हें एनालाइज़ बहुत किया। मतलब पिछली बार मेरे जो टेस्ट दिए थे उसके अंदर मेरे 72% के करीब एक्यूरेसी रहती थी और इस बार लगभग 80 के करीब पहुँच रही थी। वही मेरा मेंस के अंदर 83 के अराउंड मेरी एक्यूरेसी रही। अच्छा कभी ऐसा रहा स्टार्टिंग में आपने टेस्ट दिए, टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, फिर आप डिमोटिवेट हो गए, फिर आपने उसको किस तरीके से इम्प्रूव करा? क्योंकि जनरली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमें जो मैसेजेस रिसीव होते हैं, वो यही बोलते हैं मैम टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे तो डिमोटिवेशन आ रहा है। तो कहीं न कहीं आप भी एज़ अ एस्पिरेंट उन सारी चीज़ों को फेस करके आए होंगे, तो उसके लिए आप क्या करते थे?
अच्छा। हाँ, मैं थोड़ा मार्क्स वग़ैरह पे इतना बिलीव नहीं करता, मैं रैंक पे करता हूँ बेसिकली ओके। क्योंकि मैं शुरू से ही रीज़निंग और जीके में मैंने शुरू से ही बहुत जल्दी थोड़ी-सी महारत हासिल कर ली थी। हुँ, मेरा टेक्निकल ही थोड़ा वीक था। हुँ, अब स क्योंकि कॉम्पिटिशन में बीटेक वाले, एमटेक वाले भी हैं, तो वो कुछ स्टूडेंट एक ही टेस्ट को 2-3 बार देते हैं, तो उनकी रैंक इम्प्रूव हो जाती है। हुँ, तो हुँ, उससे डिमोटिवेट मैं नहीं होता था। मैं हमेशा अपने मार्क्स को देखता था और रैंक कितनी इम्प्रूव हो रही है, वो सब देखता था। हुँ, और जब हम तैयारी करते हैं तो हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है। मतलब प्रिपरेशन के दौरान हम करता। तो कुछ तो आप मतलब जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि वो बच सके, कोई गलती आपसे हुई हो जो आए कि आए मतलब नहीं जी मैम, ऐसी गलतियाँ तो शायद मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, जो मैं गिना सकता हूँ। जैसे मैम मुझे प्रिपरेशन तो 2017 के बाद से ही करनी थी डिप्लोमा के बाद, लेकिन फिर मैंने हुँ, जॉब जॉइन कर ली थी। पहली गलती तो मेरी वो थी। फिर दूसरी गलती ये थी कि 2018 की प्रिपरेशन मैंने बाद छोड़ दी थी बीटेक करने के लिए, दूसरी गलती वो थी। फिर 2020 के अंदर मेरा प्री में बहुत अच्छे मार्क्स थे, उसके बावजूद मैंने मेंस की प्रिपरेशन नहीं की थी, कोविड की वजह से। उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा अपने दोस्तों के साथ बिज़नेस वगैरह में लग गया था, तो तीसरी गलती वो थी। उसमें थोड़ी इनकम बहुत अच्छी आ गई थी, तो मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी उस टाइम पे। हुँ, फिर वो सारी मैं समझ गया कि ये सब अ, मतलब जो डायवर्ज़न आता रहता है बीच-बीच में, इन्हें हमें इग्नोर करके पढ़ाई करते रहना है। फिर मैंने 2022 में सारी चीज़ें छोड़ के बेसिकली पढ़ाई पे ही अपना पूरा फ़ोकस, उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। क्योंकि मैं 2022 में 3 मार्क्स से रहा था, लेकिन मैं उससे भी सैटिस्फाइड था क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे। मतलब इतनी खराब चेकिंग के बावजूद भी मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, तो मैं उससे सैटिस्फाइड था। ये बात आपने बहुत अच्छी कही बिकॉज़ जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जंप करते रहते हैं, गोल चेंज करते रहते हैं, जबकि उनको गोल चेंज नहीं करना है, पाथ चेंज करना है कि कौन-सा ऐसा बेस्ट पाथ होगा जिसको फॉलो करके वो अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। तो आपने डिसाइड करा ना कि नहीं बस आप डिस्ट्रैक्शंस और मल्टीपल ऑप्शंस को इग्नोर करते हैं और इसी पर फोकस करते हैं। नाउ यू आर एग्जाम्पल फॉर द स्टूडेंट्स कि भई अगर आप कंसिस्टेंट वे में एक ही चीज़ पर फोकस करोगे तो डेफिनिटली यू आर गोइंग टू जनरेट द रिजल्ट। अच्छा एक छोटा-सा क्वेश्चन मेरा और था, आपने कितने नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करा था और कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपने दिए थे? मैम मैं हर हफ्ते कम से कम 1 मॉक टेस्ट तो मिनिमम देता ही था। बल्कि मेरा शायद आपको मैंने कल इंटरव्यू इसीलिए नहीं दिया, मेरा कल भी पेपर था हुँ, हुँ। और मैं संडे में भी लाइब्रेरी जाता हूँ। बल्कि जिस दिन पे रिज़ल्ट आया उस दिन भी मैं 8 बजे के बाद ही लाइब्रेरी से वापसी आया हूँ। तो ये तो मेरी कंसिस्टेंसी थी, लगातार मैं कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा लगा रहता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी फर्दर स्टडी करनी है और इसी और कितने एग्ज़ाम्स निकल गए आप? अभी आप और भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो? जी, जी, जी। हाँ। हाँ, और मुझे अभी सिमरन मैम जैसे कि हमने मैकेनिकल में भी इंटरव्यूज़ करे, सिविल में भी हमारे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ मैंने सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के अंदर देखी कि वो अभी भी लाइब्रेरी जा रहे हैं, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद भी। मतलब किस लेवल का कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा है स्टूडेंट्स ने कि सिलेक्शन के बाद भी वो रुक नहीं रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड और हर बच्चे को इसी तरह से मेहनत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी। हाँ, मैम रिवीज़न का ये है कि मैं जब 2 बुक्स वग़ैरह या 2 सब्जेक्ट लेके बैठता था, तो मेरी एक कॉमन रजिस्टर होता था, जिसके अंदर मैं टेस्ट देता था, तो उसे एनालाइज़ करने के बाद जो सॉल्यूशन होते थे नीचे, जो मैंने अपनी नोट्स में नहीं लिखे, वो सारे ऐड करता रहता था। ऑलमोस्ट 300 टू 400 पेज हो गए वो, जो-सी चीज़ें मैंने और वो टेस्ट में आ जाते थे। तो वो सारे उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। उससे लगभग अभी मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर देकर आया हूँ कल, तो उसके अंदर मेनली वो चीज़ें थी जो कॉमनली पेपर में नहीं आती। हुँ। जी। ये बहुत अच्छी बात है मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो नोट्स में नहीं होती और मैं भी ये क्लास में मैं बहुत करती हूँ स्टूडेंट्स को कि जब भी कोई नया क्वेश्चन मिले या कुछ नया डाटा मिले तो उसको अपने नोट्स में कि नहीं बिल्कुल। रिवाइज़ करोगे अपने नोट्स के जैसा आपने क्योंकि कुछ चीज़ें तो हम थ्योरी से सीखते हैं बट बहुत सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस करके सीखते हैं। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तब एक्चुअली में हमें वो कांसेप्ट समझ आता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रही। अच्छा हमारे जो एसएससी जेईई टू 2024 के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहोगे? जैसे कि आप रिजेक्शन से सिलेक्शन पर आए हो,
तो डेफिनेटली आपने कुछ पहले मिस्टेक्स करी होंगी जिसकी वजह से रिजेक्शन मिला होगा, और नो डाउट कुछ बहुत अच्छा करा होगा जिसकी वजह से सिलेक्शन मिला। तो वो रिजेक्शन से सिलेक्शन में जो कुछ पॉइंट्स का कन्वर्जन है ना, जो आपने एक्स्ट्रा ऐड करे, वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। जी, मैम सबसे पहले तो नोट्स आपके एकदम हैंड रिटन एकदम आपके ही होने चाहिए। ये नहीं कि आप बुक से पढ़ रहे हैं बार-बार, क्योंकि उससे बाद में रिवीज़न करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नोट्स आपके एकदम अच्छी क्वालिटी के और बेहतरीन टीचर के होने चाहिए। पहली तो ये है। दूसरा शॉर्ट नोट्स। तीसरा कंसिस्टेंसी के साथ आपको 1 या 2 एग्ज़ाम से ज़्यादा किसी और एग्ज़ाम पे फ़ोकस नहीं करना। जैसे अगर आप जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप गेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। मतलब दे तो पाओगे, लेकिन आपको टाइम लग जाएगा वो एग्ज़ाम क्लियर करने के अंदर, दोनों एग्ज़ाम को एक साथ। तो अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ जेईई पे ही फ़ोकस करना है या फिर अदर एग्ज़ाम को। अब जैसे आप पीएसयू वगैरह के एग्ज़ाम बीच-बीच में देते रहेंगे, उससे आपका थोड़ा-सा ये तो रहेगा कि आप मार्क्स वगैरह एनालाइज़ कर पाओगे, कितने-कितने आ रहा है, लेकिन उससे बीच-बीच में आपको प्रॉब्लम होगी, एक जगह फ़ोकस करने में। तो एक ही जगह फ़ोकस करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। रिज़ल्ट आपको दे सकता है। और तीसरा, बीच-बीच में हर संडे में आप टेस्ट देते रहिए और अपना जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसे याद करते रहिए। क्योंकि पेपर से पहले याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सारी चीज़ों को। वो शॉर्ट नोट्स में जो-जो चीज़ें आप बार-बार गलती करते हैं, वो ठीक करते रहिए और जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी आप फ़ॉलो करते हैं, उन्हें देते हुए उसके अंदर जो-जो गलतियाँ हो रही है, जैसे एक्यूरेसी, आप कितने परसेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो एनालाइज़ करके उसे सुधारने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। सिमरन मैम? मैं सुना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एज़ाम, लेकिन आपका एक्सपीरियंस भी लगता है स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी, जितने सारे पॉइंट्स आपने बताए अभी, कि सबसे पहले प्रॉपर नोट प्रैक्टिस के बाद आपको उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत लोग नहीं करते हैं, सिर्फ़ क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो एनालाइज़ करना, जो क्वेश्चंस में नया सीखने को मिल रहा है, वो पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, और जब भी कभी कम मार्क्स आएँ या सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, उल्टा उससे सीखना है कि मैं नेक्स्ट टाइम इससे और बेटर कर सकता हूँ। आप 3 मार्क्स से रह गए, मतलब इस बार बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैम, जो हमारे अभी बैच में थे, जो 1.4 मार्क्स से रह गए, मेरी बात उनसे हुई है, तो वो क्या फ़ील कर रहे हैं, वो मतलब समझना भी एक बहुत वो है कि कैसी फ़ीलिंग होती होगी, हम इतनी मेहनत करते हैं और इतने मार्क्स से हम रह जाते हैं। तो उन लोगों को भी एक आपसे सीखने को मिलेगा कि हम मोटिवेट रहें, और अभी कंसिस्टेंट होकर, अभी कुछ टाइम है हमारे पास, अब फिर से एग्ज़ाम आ गया है एसएससी का, अपने को एक और मौका दें, तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और आपने जो बात बोली ना, वो बातें एक्चुअल में बहुत वैलिड और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम मल्टीपल एग्जाम्स के चक्कर में कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। सो थोड़े कम लिमिटेड और सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए, और एनालिसिस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मोहम्मद आजम, वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी, आपके परिवार को भी, एंड रुकना नहीं है क्योंकि स्काई इज द लिमिट। आप बहुत आगे जा सकते हो। वो जो एक इनिशियल पुश, इनिशियल मोटिवेशन चाहिए होता है दुनिया जीतने के लिए, वो आपको अब मिल चुका है। नाउ यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सो खूब आगे बढ़िए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, हमारा नाम रोशन करिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच मैम, और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा पूरी पीडब्ल्यू टीम को, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की पूरे रिवीजन के अंदर, बहुत कम शॉर्ट टाइम के अंदर। थैंक यू सो मच।